चल चलिए बेटा, आज का विषय अपन ने जो रखा है आज की क्लास के लिए, वो इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्व है उसका। इतिहास का है का हमारा जो हिंदी साहित्य है, जहाँ से हम उसका उद्गम मानते हैं, जहाँ से हम खड़ी बोली का आरंभ मानते हैं, है ना। तो ये जो भारतेंदु युग की बात अपन ने पिछली बार की थी। भारतेंदु युग वो युग था जिसे हम उन्मेष का युग कहते हैं। भारतेंदु युग को हम उन्मेष का युग कहते हैं। उन्मेष काय का हम सबको पता है कि जिस समय भारतेंदु ने साहित्य जगत में पदार्पण किया, उस समय हमारी जो भाषा थी वो केवल पद्य की भाषा थी और ब्रज बोली और अन्य स्थानीय भाषाओं में ही काव्य की रचना होती थी। लेकिन जैसा अपन को पता है, उस समय अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था, अंग्रेजों का दमन चक्र आरंभ हो गया था। तो भारतीय जनता में अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करना, अंग्रेजों के खिलाफ जो भाव स्वतंत्रता के लिए होने चाहिए, अपनी भारत माता को आजाद कराने के लिए जो एक जुनून होना चाहिए, वो पैदा करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि जो आम बोलचाल की भाषा है, जिसे भारत का निरक्षर व्यक्ति भी समझ सकता है, जिसे भारत का गरीब व्यक्ति भी समझ सकता है, जिस भाषा में वो अपने रोज की आम बोलचाल की जरूरतें पूरी करते हैं, उन सारी जरूरतों को पूरा करने वाली जो भाषा है, उसी भाषा में यदि हम साहित्य रचना करें तो आम जन भी उसको समझ सकता है। कविता के अर्थ समझना हर एक के वश की बात नहीं होती। तो जब अपन देखते हैं कि साहित्य में रीति काल का अंत हुआ और आरंभ हुआ आधुनिक काल का, तो ये आधुनिक काल कब से माना जाता है? जो सन और संवत में 57 साल का अंतर होता है। तो संवत 1900 और सन जो है वो 1850 से 1900 के बीच में जो कालखंड था, वो गद्य का उन्मेष काल कहलाता है। उन्मेष माने किसी भी चीज का आविर्भाव। तो ये जो आविर्भाव हुआ गद्य का, उसका जो सत्परिणाम हुआ वो ये कि हमको भाषा जो है वो कैसी मिली? आम बोलचाल की भाषा को मैं जब साहित्य की रचना करने का उद्देश्य बनाया भारतेंदु ने, तब जो भाषा थी वो खड़ी बोली का बचपन का काल था। ब्रज भाषा मिश्रित, या हम ये कहें कि अन्य स्थानीय शब्दों से सम्मिलित होकर भाषा ने आगे बढ़ना जब आरंभ किया, तो इसको हम गद्य का उन्मेष काल कहते हैं। और समकालीन सामाजिक चेतना साहित्य से जुड़ी किस माध्यम से? गद्य के माध्यम से। उन्होंने गद्य भाषा में जो जितनी भी विधाएं आरंभ की, जैसे नाटक हमारे यहाँ संस्कृत काल से था, लेकिन हिंदी में नाटक नहीं होते थे, तो हिंदी में गद्य में संवाद लिखकर उन्होंने नाटकों का आरंभ किया। हिंदी में नाटक की परंपरा भारतेंदु काल से शुरू होती है। भारतेंदु युग ने स्वयं ने अनेक नाटक लिखे, अनेक एकांकी लिखे और नुक्कड़ नाटक लिखकर वो जगह जगह उनको खेलते थे और अपनी बात, जैसी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो वो जनता तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना को जागृत करने का काम किया। तो गद्य का जब विकास अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सन 1850 से अपनी बात आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाषा में व्याकरण के दोष थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय तक गद्य हिंदी में था ही नहीं, तो हिंदी की नियमावली, हिंदी का व्याकरण, ये सब गद्य भाषा में नहीं था। तो आज हम जिस परिनिश्चित भाषा की बात करते हैं, व्याकरण संबद्ध भाषा की बात करते हैं, वो रूप हमको भारतेंदु युग में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इसका कारण अपन ने अभी समझा कि संस्कृत का व्याकरण था, हिंदी का व्याकरण बनने में समय लगा, क्योंकि जो चीज आरंभ ही हो रही है, जिस चीज का उन्मेष हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, वो उस चीज की प्रांजलता हमको वहां पर नहीं मिलती। तो भाषा को उन्होंने संस्कार दिया
कैसे दिया संस्कार उन्होंने? उन्होंने क्या किया कि जो लौकिक शब्द थे, लौकिक भाषा के शब्द थे, जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द थे, उन सब का उन्होंने साहित्यीकरण किया। उन सबको उन्होंने साहित्यिक रूप दिया। उनकी प्रांजलता पर, उनकी उन प्रांतीय शब्दों को उन्होंने शामिल तो किया, क्योंकि भाषा में मिठास उन्हीं से आती है। जो जातीयता है, जो प्रांतीयता है, क्षेत्रीयता जिसे हम कहते हैं, आंचलिकता जिसे कहते हैं, तो स्थानीयता का जो प्रभाव, वहाँ की मिट्टी की खुशबू जिन शब्दों में होती है, वो शब्द जब भाषा में शामिल होते हैं, तो भाषा एक तो ग्राह्य हो जाती है, आसानी से लोगों के समझ में आ जाती है, क्योंकि हम उन्हीं के शब्दों में बात कर रहे हैं। हम कोई बहुत कठिन या संस्कृतनिष्ठ भाषा में बात नहीं कर रहे। तो आम बोलचाल की समझ में आए, इस बात को दिमाग में रखकर भारतेंदु ने, और उनके जो तो वो क्या थे, जो भाषा लोक भाषा के निकट थी, उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए बड़ी उपलब्धि थी कि भाषा कैसे आम जनता की साहित्यिक रूप में आके और उनके जीवन का एक अंग बन गई। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हुआ इस युग में, तो वो क्या हुआ कि भारतेंदु के जो गुरु थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनसे प्रेरणा लेकर भारतेंदु ने हिंदी भाषा में गद्य का आरंभ किया, है ना? तो उन्हीं के साथी थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। सबसे महत्वपूर्ण काम उनका क्या माना जाता है? जब आप गद्य का विकास पढ़ेंगे तो इस बात को ज़रूर आपको रेखांकित करना चाहिए कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उनका जो योगदान है हिंदी के विकास में, खास तौर से गद्य के विकास में, वो क्या था कि उन्होंने हिंदी को पाठ्यक्रम में लाया। इसके पहले उर्दू भाषा जो है वो उसमें पढ़ाई होती थी। उर्दू में ही सब सारा ज्ञान होता था, क्योंकि इसके पहले मुगलों का काल था, तब उर्दू भाषा हमारे शिक्षा का माध्यम बन गई। फिर जब अंग्रेज आ गए, तब फिर अंग्रेजों ने अपनी भाषा को कर दिया। तो हिंदी भाषा जो थी वो उन्होंने पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास किया, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाया। तो ये बड़ा काम था हिंदी के विकास के लिए। तो ये इसके लिए हम राजा लक्ष्मण सिंह को हमेशा याद करते हैं। फिर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का जो प्रयोग था, उसमें प्रांतीय शब्दों से भाषा में एक जो घरेलू मिठास आई, उससे धीरे-धीरे ये जो नया गद्य था, गद्य की जो नई भाषा थी, जिसका जन्म, जिसका उन्मेष हो रहा था, वो सब धीरे-धीरे क्या हुई, लोगों के जीवन के निकट आने लगी, और उसको उन्होंने ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो उर्दू मिश्रित बोली, उर्दू के शब्द, उर्दू ही उस समय प्रमुख रूप से प्रचलित थी। तो उर्दू भाषा का बहुत प्रभाव हिंदी भाषा पे था। तो उर्दू के शब्दों को भी उन्होंने लिया, लेकिन साथ ही साथ क्या किया उन्होंने, जो शैली थी, शैली को उन्होंने एक मिश्रित शैली के रूप में, मिश्रित कैसे कि उसमें क्षेत्रीय शब्दों का भी समावेश किया उन्होंने, उर्दू के भी शब्दों का समावेश किया, और जो अंग्रेजी भाषा के शब्द थे, उसका विरोध उन्होंने आम जनता के बीच में आरंभ किया। उन्होंने कहा कि जो ऐसे शब्द हैं, जो हमारे नहीं हैं, हम अपने शब्द नए गढ़ेंगे, हम अपने शब्दों की नए संरचना करेंगे। हम अपने शब्दों को, भले ही हमारे लोक भाषा के शब्द हैं, ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं, हम उन बोलियों को भी अपनी भाषा में स्थान देंगे। तो भारतेंदु ने क्या किया है? भारतेंदु ने जो हमको भाषा दी, वो कैसी थी? एक बढ़िया चलती-फिरती, हँसती-बोलती भाषा, है ना? जिसमें स्थानीयता की खुशबू है, उमंग है, एक गठी हुई, लचीली, चमकदार भाषा, जिससे लोग प्रभाव में आते थे और हिंदी भाषा का अधिक से अधिक तो भाषा की एक उत्कृष्ट शैली उन्होंने निकाली, जिसका स्वागत उस समय के जितने साहित्यकार थे, सबने उसको बहुत सत्कारा। सबने उनको बहुत कहना चाहिए आदर किया उनकी इस बात का कि आपने भाषा के एक नए रूप की संरचना रखी, जो आम जनता के, अशिक्षित जनता के, साधारण भारतीय के अंदर तक अपनी बात उतारने का एक बहुत सशक्त माध्यम बन गई। तो अच्छा, इनके साथ-साथ और कौन-कौन लोग थे जो भारतेंदु युग में, तो जिनके निबंध, जिनके लेख हिंदी भाषा के विकास के लिए, देश की स्थिति को सुधारने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, कहना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति की गरिमामयी छवि को लोगों के सामने लाने के लिए भारतेंदु के साथ मिलकर जिन लोगों ने लेखन कार्य किया, उसमें प्रमुख प्रमुख नाम जो आते हैं,
राधाचरण गोस्वामी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, है ना, ये सब वो नाम है। जगमोहन सिंह, ये मध्य प्रदेश के ही थे, तो जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, ये वो साथी थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, जिन्होंने उनके साथ लेखन करके हिंदी भाषा की गद्य को समृद्ध बनाया। गद्य में निबंध का, आलेखों का, पत्रकारिता का, है ना, पत्रकारिता के माध्यम से हर चीज का विकास बहुत, ये तो हम आज भी जो चमत्कार देख रहे हैं कि हर चीज जितनी तेज गति से हमें संचरण करना है, उतनी तेज गति से हम केवल और उसे पत्रकारिता के माध्यम से ही कर पाते हैं। फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो सूचनाओं के, जानकारियों के, ज्ञान के, विधाओं के, सबके प्रसार के लिए जनसंचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये आरंभ भी, पत्रकारिता का आरंभ भी जो है वो आपके भारतेंदु युग से ही शुरू होता है। तो लोक शब्दों का जो लालित्य होता है, उनको संस्कार देके, उसमें प्रवाह लाके, उसके बाद कहना चाहिए उसमें लोक की शिष्ट और अशिष्ट दोनों प्रकार के जो शब्द थे, उनकी प्रवृत्तियों के कारण जो है वो गद्य भाषा लोकप्रिय होने लगी। और इन गद्य शैलियों का जो रूप निर्धारण किया वो भारतेंदु और उनके साथियों ने किया, और उसको फिर परिमार्जित करने का काम आगे जाके फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो भारतेंदु युग का जो की प्रवृत्तियां जो थी, भारतेंदु युगीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी, उसमें प्रमुख रूप से यही है कि ये आविर्भाव किया, अनेक विधाओं का लेखन यहाँ से आरंभ किया, नाटक, एकांकी, है ना, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता, जीवनी, आत्मकथा, और आपके और बहुत सारी ऐसी विधाएं, संस्मरण साहित्य, पत्र साहित्य, डायरी लेखन, ये सब विधाएं गद्य की, जिनका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं, ये सब भारतेंदु युग से आरंभ हुई। और भारतेंदु युग में इन सभी विधाओं का, भारतेंदु युग में इन सभी कहना चाहिए शैलियों का जो विकास हुआ, वो आज हमारे समाज में बहुतायत से और बहुत महत्वपूर्ण विधाओं के रूप में वो समाज में प्रचलित हैं। तो ये भारतेंदु युग का योगदान गद्य के विकास में रहा। इसके बाद अगला युग जो आता है उसे हम कहते हैं परिष्कार का युग। परिष्कार का युग माने ये वो युग था जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखन के क्षेत्र में आगे आए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये सन की बात कर रहे हैं, संवत की बात नहीं कर रहे हैं। सन 1900 से 1920 तक का जो समय था, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लेखन, इनके साथियों में जो आगे आए उनमें श्याम सुंदर दास जी थे, मैथिली शरण गुप्त जी थे, सियाराम शरण गुप्त जी थे, तो ये सब इनके साथी थे, और इन सब ने मिलकर जो लेखन किया, तो जो परिष्कार का युग था, जो जैसे अभी अपन ने बात की, गद्य का भारतेंदु युग को हम क्या कहते हैं, उन्मेष का काल, और द्विवेदी युग को हम कहते हैं परिष्कार का काल। तो द्विवेदी युग का जो समय है वो है 1900 से 1920 तक का। तो इसमें क्या हुआ, हिंदी की जो ग्राहिका शक्ति थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने विदेशी शब्दों को हिंदी भाषा में शामिल किया। विदेशी शब्द कौन से थे, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि भारतेंदु जी जो है वो अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग में बहुत अधिक नहीं रुचि रखते थे, लेकिन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनका कहना था कि जब हम बाहरी शब्दों को, जो जो हमारी जीवन का अंग बन गए हैं, जो भाषा हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, जो लोग हमारे देश में हमारे साथी बनकर रह रहे हैं, उन लोगों की भाषा के शब्दों को यदि हम अपनी भाषा में शामिल नहीं करेंगे तो वो हमारी हिंदी से दूर होते चले जाएंगे। और हिंदी की जो विशेषता है वो क्या है, वो उदार है, वो सबको अपने में अपना लेती है, वो समन्वयशील है, सब सारी भाषाओं के शब्दों का वो समन्वय कर लेती है। डच आए, पुर्तगाली आए, है ना, आपके बहुत सारे जितने भी हमारे आक्रांता आए, वो सब जो यहाँ आया वो फिर यहीं का होके रह गया। तो मुगल आए, अंग्रेज आए, है ना, कभी हुड़ आए, कभी यवन आए, तो ये सारे
जो आए वो हिंदुस्तान में ही बस गए, तो इनकी भाषा का प्रभाव हमारे जीवन पे, इनके शब्दों का प्रभाव हमारी भाषा पे, इनके खान पान का, इनकी रीति रिवाज का, इनकी वेशभूषा का, सबका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा। तो ये सारे शब्दों को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दोनों हाथों से स्वीकार किया, उसका सत्कार किया, और उन्होंने कहा कि हम अगर विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में मिला लेंगे तो हमारी भाषा के शब्दकोश में वृद्धि होगी, हमारे हिंदी के शब्द, क्योंकि अगर विदेशी शब्द हैं तो हमारी भाषा में ये सामर्थ्य है कि उसका वो अनुकूलन कर लेती है, उसमें वो अपने व्याकरण के रूप, अपने व्याकरण के अनुसार उसको ढाल लेती है, तो है ना। जैसे जैसे कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द जब हमारे यहाँ आया तो चूंकि उसका आविष्कार हमारे यहाँ नहीं हुआ था, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर पड़ा, तो कंप्यूटर उन लोगों ने रखा। लेकिन जब हमारे आया तब नवनिर्मित शब्दों में उसको हमने संगणक कर दिया। लेकिन जब उसका प्रसार हुआ तो हमने क्या कहा, बैंकों का कंप्यूटरीकरण हो रहा है ना, कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो रहा है। अब इसमें कंप्यूटर हमने जो कहते हैं अंग्रेजी का शब्द ले लिया और करण उसमें अपना संस्कृत का प्रत्यय मिला लिया और एक नए शब्द की संरचना कर ली। तो हमारी जो अनुकूलन की क्षमता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना ये था कि जो हमारी भाषा की अनुकूलन की क्षमता है, जो हमारी भाषा की कहना चाहिए समन्वयशीलता है, उसकी उदारता है, तो उसके कारण हम अपनी भाषा के शब्दों का विकास कर सकते हैं, समृद्धि कर सकते हैं उसकी, और इस तरह से हमारी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का उन्होंने सम्मिश्रण किया और विदेशी शब्दों का भी खुले दिल से स्वागत किया। फिर उसको, उसमें प्रमुख बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि कहते हैं हम विदेशी शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे अपने संस्कृत के शब्द, हमारे तत्सम तद्भव शब्द जो हैं, उनमें किसी तरह का कोई उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह से हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी अपने शब्दों का नुकसान हो रहा है। हम विदेशी को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने शब्दों को भी समृद्ध करें, हम अपने शब्दों का भी अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो उन्होंने भाषा में प्रांजलता लाने के लिए संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया। भाषा को उन्होंने केवल आम बोलचाल की भाषा ही नहीं, उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसकी वजह से हिंदी परिनिष्ठित रूप में जो है वो स्थापित हुई और साहित्य में एक प्रांजल भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उनके निबंध है, हिंदी क्या है, कविता क्या है, कैसे पढ़ें, मातृभाषा क्या है, तो अपनी भाषा जैसे भारतेंदु ने लिखा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, उसी को आगे बढ़ाया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम विदेशी शब्दों का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भाषा के शब्द, हमारी अपनी जो पहचान है, वो किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करें, हम तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग करें। इन्हीं के जो समकालीन थे, आगे वाले युग जो है उसमें प्रमुख भूमिका जिनकी रही, तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी का नाम लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कभी निबंध पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कभी उपन्यास पढ़िए, पुनर्नवा पढ़िए, तो आप देखेंगे कि कैसी संस्कृत निष्ठ शब्दावली, हम मतलब चमत्कृत हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, भाषा ऐसी भी हो सकती है। हम कभी भी उसके उस रूप तक पहुंच ही नहीं पाते जिस रूप की संरचना इस द्विवेदी युग में की गई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन लोगों का जो योगदान है हिंदी भाषा को संवारने में, हिंदी भाषा को उत्कृष्टता की ओर ले जाने में, हिंदी भाषा को परिष्कृत और परिमार्जित करने में जो इनका योगदान है, तो वो अपन गद्य के विकास में प्रमुख रूप से, तो ये पूरा का पूरा द्विवेदी युग कहलाता है। फिर उसके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हम जानते हैं समीक्षक थे, और रामचंद्र शुक्ल जिस समय में उन्होंने लिखा, उस पूरे युग को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। तो पहले भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, फिर उसके बाद शुक्ल युग। तो शुक्ल युग जो है वो उत्कर्ष का युग है ना। इसी समय जो है प्रेमचंद जी आते हैं, इसी समय जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। तो इन लोगों ने जो गद्य लिखा, आप प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़िए, आकाशदीप पढ़िए, पुरस्कार पढ़िए, आप लोग के कोर्स में थी, छोटा जादूगर पढ़िए। भाषा
में जो शब्दावली का प्रयोग है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गद्य नहीं पढ़ रहे बल्कि कोई कविता पढ़ रहे हैं। इतना प्रवाह भाषा में, इतने सुंदर शब्दों का चयन भाषा में, इतनी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली, इतनी प्रांजल भाषा, साहित्यिक भाषा कि हमें अपनी मातृभाषा को नमन करने का मन करता है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए। आज के युग में जब आप लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी पढ़ लिख रहे हैं, सीख रहे हैं, आप लोगों को, इन लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। आप लोगों को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक आध निबंध तो साहित्य क्या है पढ़ लीजिए, खाली केवल साहित्य क्या है पढ़ लीजिए। प्रेमचंद जी का साहित्य का उद्देश्य पढ़ लीजिए। एक एक निबंध भी अगर आप लोग इन साहित्यकारों का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी भाषा कितनी अच्छी समृद्ध होती है। हमें अगर अपनी भाषा को समृद्ध करना है तो हमें इन साहित्यकारों को पढ़ना ही चाहिए। आप लोग तो ऐसे युग में जी रहे हैं, हम लोग को तो पढ़ने के लिए पुस्तकालयों में जाना पड़ता था, अपने गुरुओं के चरणों में बैठना पड़ता था कि कुछ हमको मिल जाए अच्छे शब्द। लेकिन आप लोग तो उंगली पे सारा ज्ञान लेके घूम रहे हैं। इंटरनेट पे जिस कवि का, जिस लेखक का, जिस पुस्तक का, जिस कृति का आप नाम डालेंगे वो खुल जाती है और आप लोग मूल कृतियों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा उत्कर्ष का काल था, उत्कर्ष का काल सिर्फ इसलिए था कि हमें मालूम है कि भाषा जो होती है वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा होती है कि हमारे सारे संस्कार, एक जैसे कल राजरानी मैडम भी कह रही थी कि भाषा का अपना एक संस्कार होता है। संस्कार क्या करता है? संस्कार हमें परिष्कृत करता है ना? तो जिस तरह से हम अपने आप को परिष्कृत करते हैं, कैसे करते हैं? हमारी सोच परिष्कृत होगी, जब हमारी मानसिकता परिष्कृत होगी, तभी तो हम अब कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जब सोच ऊंची होती है, तो अपनी सोच को अगर हमें ऊंचा उठाना है तो हमें भारतेंदु को पढ़िए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़िए, बाल मुकुंद गुप्त को पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़िए, बालकृष्ण भट्ट को पढ़िए। ये सब उनके समकालीन लेखक हैं जिनके निबंध आज भी कोर्स में चलते हैं, है ना? बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध आप लोग के कोर्स में चलता था, अगर आपने पढ़ा हो। साहित्य के विद्यार्थी जिनके पास बीए में साहित्य रहा हो वो जानते होंगे। साहित्य मनुष्य के हृदय का विकास करता है, ये नाम था उस निबंध का। जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि साहित्य का उद्देश्य क्या है। आप सब साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साहित्य की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो जब हम गद्य के विकास की बात करते हैं तो गद्य की जितनी भी विधाएं यहाँ से आरंभ होती हैं, इन सब के उद्भव और विकास की बात यहाँ करते हैं। तो अगर निबंध, अकेले निबंध पे हम बात करें तो निबंध के विकास पर पूरा एक लेक्चर हो सकता है, उपन्यास के विकास पर एक लेक्चर हो सकता है, कहानी और नाटक के विकास पर हो सकता है। तो ये अलग विस्तार हो जाएगा। अभी अपन समग्र गद्य के विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। द्विवेदी युग में निबंध अपने चरम पर पहुंचे, लेकिन जब उत्कर्ष का युग आया, जैसे हम 1920 से 1936 का समय कहते हैं, है ना, ये पद्य के क्षेत्र में ये वो छायावाद का युग था। और इधर अगर हम आ जाए तो ये शुक्ल युग था। तो शुक्ल युग जिसमें रामचंद्र शुक्ल को हम जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने अब तक के लेखक हुए, मैंने आदिकाल से लेकर के और इस युग तक के, जब तक शुक्ल जी ने लिखा तब तक कि हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास जो हम पढ़ते हैं, इतिहास की चारों काल जो हम पढ़ते हैं, तो अपन क्या देखते हैं कि जितनी भी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं युग की, तो उसके विषय में अनेक समीक्षकों ने, अनेक आलोचकों ने लिखा, लेकिन सबसे प्रामाणिक हम रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मानते हैं। तो क्या है, ये गद्य के विकास में एक मील का पत्थर है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे जाने लगे। डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के बाद आया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य के लेखन की एक परंपरा चल पड़ी। तो ये गद्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है कि अब तक का जितना सा 1000 साल की हिंदी की विकास यात्रा है, उस 1000 साल में लिखे गए साहित्य को इन लेखकों ने जो है वो काल विभाजन करके, उनके नामकरण करके, उनकी युगीन प्रवृत्तियां समझा के, प्रमुख लेखकों के, प्रमुख कवियों के विषय में जान के, उनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी, पूरा ज्ञान हमको मिला।
तो ये गद्य की विकास यात्रा में हिंदी साहित्य का लेखन जो था वो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो एक पड़ाव ये भी था। फिर उसके बाद अगला जब देखते हैं हम, जब से उपन्यासों का आरंभ हुआ, प्रेमचंद का जो युग था, जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं तो उन्हें हम उपन्यास सम्राट कहा गया। उपन्यास की जब अपन विकास यात्रा पढ़ते हैं तो अपन उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्रेमचंद के पहले का युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग, है ना। तो प्रेमचंद पूर्व का, प्रेमचंद के का युगीन और प्रेमचंदोत्तर। इसी तरह जब समीक्षा आलोचना हम देखते हैं, निबंधों का विकास देखते हैं, तब शुक्ल युग, शुक्ल के पहले का युग और शुक्ल जी के बाद शुक्लोत्तर युग, है ना। तो रामचंद्र शुक्ल का जो युग था उसने जो हिंदी साहित्य को दिया वो भी अमूल्य है। उसके बाद फिर अपन और आगे चलते हैं, फिर इसे हम कहते हैं क्रांति का युग। यहाँ तक उपन्यास चरम पे थे। अब तक जो प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास आए उन्होंने पूरी भारत की तस्वीर का पूरी जो हमको दर्शन कराया, पूरे भारत का जो चित्र उन्होंने उकेरा, उससे हमारे भारत की आज भी अगर हमें असली भारत के दर्शन करने तो हमको प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने चाहिए। अगर हमें असली भारत की तस्वीर देखनी है तो हमें प्रेमचंद की कहानियां पढ़नी चाहिए। आज जो गांव है वो गांव भारत के असली गांव नहीं थे। भारत का जो असली स्वरूप था गांव का, उसको अगर हमें देखना है तो हम, तो यहाँ तक आकर उपन्यास अपने चरम तक पहुंचने लगे थे। लेकिन उसके बाद 1936 से लेके और 1950 तक का जो युग था, इसको हम क्रांति का युग कह सकते हैं। कविता के क्षेत्र में ये प्रगतिवाद कहलाता है और आपके गद्य के क्षेत्र में इस समय जो कुछ भी लिखा गया, उपन्यास, अभी तक उपन्यास लिखे जाते थे सामाजिक यथार्थ और आदर्श को केंद्र में रखकर। यहाँ तक आते आते उपन्यासों के विषय के अनुसार वर्गीकरण होने लगे, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जाने लगे, है ना। वृंदावन लाल वर्मा का नाम हम लोग बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे। यहाँ जैनेन्द्र का नाम, इलाचन जोशी का नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से अलग अलग सामाजिक उपन्यास, यशपाल आए, झूठा सच लिखा, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे, भगवती चंद्र वर्मा, उनके 18 उपन्यास हैं। एक एक उपन्यास में 6-6 7-7 पीढ़ियों का वर्णन। कलेवर की दृष्टि से इतने बड़े बड़े उपन्यास आने लगे। तो ये क्या है कि ये प्रवृत्तियों के आधार पर उपन्यास और कहानियां अलग अलग लिखे जाने लगे। तो ऐतिहासिक उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, है ना। तो ये इस तरह से सांस्कृतिक उपन्यास, आप जब अभी अपन पुनर्नवा की बात कर रहे थे, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध पढ़ते हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जब उपन्यास पढ़ते हैं, आलेख उनके पढ़ते हैं, तो भारतीय संस्कृति का वो रूप जो हमको वैदिक युग की तरफ ले जाने पर विवश कर देता है। तो वो भाषा की उत्कृष्टता, संस्कृति का वो स्वरूप जो हमारे असली भारत के हमें दर्शन कराता है, वो हमको इस युग में दिखाए। तो सांस्कृतिक उपन्यासों में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे अपन ने बात की, निरंतर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमने देखा उन्मेष का युग जो 1850 से 1900 तक का था। फिर परिष्कार का युग जो 1900 से 1920 तक का था, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। फिर उत्कर्ष का युग, उत्कर्ष के युग में अपन प्रेमचंद जी, प्रसाद जी, इन लोगों के नाम लेते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी, बालकृष्ण भट्ट जी, है ना। तो इन लोगों का समय था। फिर क्रांति का युग, इसमें बताया कि यहाँ पर आकर विदेशी विचारधाराएं, फ्राइड का प्रभाव, जैनेन्द्र पे, इलाचन जोशी पे, जब मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखते हैं, या और भी बहुत सारी, कार्ल मार्क्स का प्रभाव देखते हैं हम लोग, यशपाल और ये लोग सब जो हैं। तो ये समाजवाद और साम्यवाद और तमाम तरह की ऐसी विचारधाराएं हमारे यहाँ बाहर से, पश्चिम से आई और उनसे प्रभावित हमारा साहित्य। लेकिन हमारी भाषा तब तक इतनी समृद्ध हो चुकी थी कि वो सारी प्रवृत्तियों का भार वहन करने में समर्थ हो गई थी। तो ये भाषा की, गद्य की निरंतर विकास की यात्रा है। उसके बाद फिर 1960 के बाद, हमारी स्वतंत्रता के बाद, जैसे अपन प्रयोगवाद की जब विशेषताएं बताई थी आपको, तो हमने बताया था कि दोनों महायुद्धों के बाद समाज में चारित्रिक रूप से बहुत पतन हुआ। व्यक्ति समष्टि से व्यष्टि की तरफ
केंद्रित हो गया। तो उसमें संकीर्णता का भाव, कुंठा का भाव, ये प्रवृत्तियां पनपने लगी। तो यही वो युग था जो समानांतर से इस समय जो गद्य लिखा जा रहा था। तो गद्य में आपने देखा होगा, आप मोहन राकेश का आधे अधूरे पढ़ते हैं, ये उसी प्रवृत्ति का द्योतक है। आप अमरकांत की कहानियां पढ़ते हैं, तो मैंने नए कहानीकार, नई कहानी, नया शिल्प, नए प्रतीक, नई भाषा, नई शब्द योजना, नए अलंकार, अलंकार तो वही है लेकिन उपमान बदल गए, उपमाएं बदल गई। तो जो जिस तरह की प्रवृत्ति लेखक की स्वयं की होती है वही उसकी भाषा में दिखाई देती है। तो इस तरह से सौंदर्यान्वेषण का युग था ये। हम हर चीज में सौंदर्य, क्योंकि जीवन में इतनी कुरूपता भर गई, जीवन अपने मानवीय स्तर से मनुष्य नीचे गिर गया, तो अन्वेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, सौंदर्य के अन्वेषण की आवश्यकता। एक समय था जब सौंदर्य बिखरा पड़ा था, हमारे चारों तरफ सौंदर्य, हम प्रकृति का भी सौंदर्य देखते थे, हम भाषा में भी सौंदर्य की खोज करते थे, हम हर चीज में सौंदर्य के दर्शन करते थे, भावों में भी सौंदर्य था और हमारी अभिव्यक्ति माने हमारी अनुभूति में भी और हमारी अभिव्यक्ति में भी, हमारे कथ्य में भी सौंदर्य, हमारे शिल्प में भी सौंदर्य था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिस तरह से गिरावट आई, जिस तरह से मनुष्य की प्रवृत्तियों का पतन हुआ, जिस तरह से व्यक्ति स्वार्थी होता चला गया, लालची होता चला गया, है ना, आपके काला बाजारी, मिलावट, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, ये इस तरह की जितनी भी आर्थिक अपराध तरह तरह के समाज में आए, तो ये सब किस बात का प्रतीक थे कि समाज जो छवि उसकी होती है उसका दर्शन हमको समय के साहित्य में होता है। तो आधे अधूरे, क्यों आधे अधूरे भाई, पूरे क्यों नहीं? साहित्य तो हमेशा भाव को लेकर चलता है, अभाव को लेकर नहीं चलता। लेकिन जितनी भी नई कहानी, नए उपन्यास, नए नाटक, नए एकांकी हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन का वो अधूरापन, जीवन की वो कुंठाएं, जीवन की वो त्रासदी, जीवन का वो ऐसा पक्ष जो अवांछनीय है, वो सब यथार्थ चित्रण उन सबका जो है वो उस समय के गद्य में देखने को हमको मिलता है। तो जब आप निबंध का विकास पढ़ेंगे, जब आप उपन्यास का विकास पढ़ेंगे, जब आप नाटकों का विकास पढ़ेंगे, अलग अलग विधाओं का जब आप विकास पढ़ेंगे, तो अलग अलग विधाओं में किस किस ने कितना कितना क्या योगदान दिया और किसकी कैसी प्रवृत्तियां जो है वो गद्य में शामिल हुई, ये सब आप अलग से पढ़ेंगे। तो अभी आपको जो प्रमुख प्रमुख 6 कहना चाहिए चरण हैं, 6 पड़ाव जो थे गद्य के विकास के, उससे मैंने आपको परिचित कराया। इसके विषय में और अधिक आपको जब जानना होगा तब आपका अलग एक प्रश्न बनेगा। अगर अभी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में तो गद्य का विकास पे एक अलग प्रश्न आता है, तो उसमें आप ये सब लिखेंगे। फिर अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है, निबंध का उद्भव विकास लिखिए, कहानी का उद्भव विकास लिखिए, उपन्यास का उद्भव विकास पर, तो ये आपके 16-16 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इन पर आप अलग से, तो उसमें हमको प्रमुख निबंधकार, प्रमुख उपन्यासकार, उनकी प्रमुख कृतियों का विवेचन क्रम से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये भारतेंदु की जो पुनर्जागरण की चेतना से अनुप्राणित होकर उन्होंने जो आरंभ किया था, तो वो अपने काव्य की जो उनकी रीति प्रियता थी, जो रूढ़िबद्धता थी उस समय की, उससे उन्होंने भाषा को निकाल कर और साथ ही साथ उसकी जड़ता को तोड़कर क्या किया, उन्होंने यथार्थ के प्रति उद्बुद्ध किया लोगों को, और अपनी संस्कृति और आयातित संस्कृति दोनों का सफल समायोजन करके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग उन्होंने उसको बना दिया। तो उस सब का जित मैंने विदेशी विचारधाराएं और हमारी अपनी विचार, हमारी जो शाश्वत विचारधाराएं थी, उन सबके सम्मिश्रण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये संदेश हमको गद्य का विकास देता है। तो हमारी जो आयातित संस्कृति थी, उससे दोनों से हमने आदर्श और प्रेरणाएं ग्रहण करके जो अच्छा था वो हमने उससे में से ग्रहण किया और अपना हमने उससे विकास किया। तो समन्वयशीलता, उदारता, ये सब जो है वो हमारे जो उनका जो बोध तत्व है उससे संपृक्त होकर आगे चलती है। तो हिंदी साहित्य के विकास के बारे में इतना मेरे ख्याल से पर्याप्त है। और अब अपन इसके बाद उपन्यास और कहानी के तत्व, एक बच्चे ने पूछा था कहानी के तत्व और उपन्यास के तत्वों के बारे में बात करें।
कहानी और उपन्यास के तत्वों की अपन उसके अलावा फिर बाद में निबंध और उसकी बात किसी अगले उसमें करेंगे, और अन्य विधाएं जितनी भी गद्य की हैं, जीवनी, आत्मकथा, है ना, इन सब के बारे में किसी अन्य दिन बात करेंगे। तो आज अपन उपन्यास और कहानी के तत्वों की बात करते हैं। देखिए, उपन्यास शब्द जो है, उप और न्यास दो तरह के शब्दों से मिलकर बना है। उप माने करीब, न्यास माने किसी भी चीज को बहुत करीब से देखना। तो उपन्यास क्या है? उपन्यास जीवन को बहुत करीब से देखता है। उपन्यास जीवन की समग्र व्याख्या करता है। उपन्यास जीवन की विशद व्याख्या करता है। उपन्यास जीवन के वृहत कलेवर को एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में, एक कहना चाहिए उसके कलेवर छोटा भी हो सकता है, उसका बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो उसका स्वरूप होता है, उपन्यास हमें जीवन की समस्याओं से रूबरू कराता है। उपन्यास हमको जीवन की, कहना चाहिए, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो अपरिहार्य हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उन सब से परिचय हमारा उपन्यास विधा में होता है। देखिए, जीवन की हमारे जीवन में जो 9 रस होते हैं, 9 रस जो हमारे उपन्यास का नायक है, वो उसके जीवन में जब उसके 9 रसों का समावेश होता है, तब उसके जीवन की पूर्णता होती है। चाहे हम किसी भी भाव की अगर कमी है, कोई भी भाव अगर हमारे जीवन में किसी भी कारण से नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा होता है। तो चाहे श्रृंगार हो, चाहे शांत रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे जितने भी आपको पता है 9 रस होते हैं, तो हर भाव हर समय स्थायी भाव के रूप में हमारे अंदर स्थित रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका समाज से हम रूबरू होते हैं, संबंधित परिस्थितियां बनती हैं, और हमारा वो भाव जब जरूरत जैसी होती है उस हिसाब से वो जागृत होता है। तो उपन्यास और कहानी में जो मूल अंतर है, दोनों का ही काम क्या है, उद्देश्य दोनों का भी क्या है, उसके उद्देश्य महान होता है उपन्यास का। जो देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर होता है, नाटक और एकांकी में जो अंतर होता है, वही उपन्यास और कहानी में अंतर होता है। जो जो जीवन की विशद व्याख्या करता है, जिसमें समग्रता होती है, जिसमें विस्तार होता है, वो सब हम उपन्यास में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उपन्यास में जो हम किसको उपन्यास कहें, पहले तो हम इस बात पे बात करें कि उपन्यास के तो उसके एक निर्धारित फ्रेम हमारे आचार्यों ने बना के दिया है कि जो इस फ्रेम में फिट हो वो उपन्यास है, जो इस फ्रेम में फिट हो वो नाटक है। कोई भी उपन्यास है, तत्व उसके वही है कहानी के, और जिसको हम कथा साहित्य कहते हैं। तो कहानी और उपन्यास दोनों के मूल तत्व 6 होते हैं। जिन कृतियों में इन 6 तत्वों का समागम होता है, वो कृति उपन्यास कहलाती है। तो उसका जो पहला तत्व है वो क्या है? उसको हम कहते हैं कथानक। ठीक है, किसे हम कहते हैं? कथानक, जिसे हम कथ्य कहते हैं, मूल कथ्य या उसका कथानक। कथानक अगर नहीं होगा, जिसको हम प्लॉट भी कहते हैं, जब तक कथानक नहीं होगा तब तक हम आगे ही कैसे बढ़ेंगे? तो उसकी जो कहानी कही जाती है, क्या कही जा रही है, किस तरह की कहानी कही जा रही है, वो ऐतिहासिक विषय वस्तु है कि वो सांस्कृतिक विषय वस्तु है कि वो और कुछ है। तो ये जो प्लॉट होता है कहानी का, उसको हम कहते हैं कथानक। ये क्या होता है? इसके माध्यम से लेखक किसी सामाजिक समस्या या किसी सामाजिक घटना का चित्रण करता है, और जो समस्या कथानक में उठाई गई है, उस समस्या के कारण क्या है, उस समस्या का प्रतिफल समाज पर क्या पड़ रहा है, और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है। जब तक हम निवारण नहीं साथ में देंगे, तब तक हमारा उपन्यास या हमारी कहानी साहित्य नहीं हो पाएगी। केवल समस्याओं के विषय में सुनना, इतना पढ़ना जानना समस्याओं के बारे में, इतना तो हमारे अखबार कर लेते हैं, समाचार पत्र कर लेते हैं।
लेकिन उन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करना ये साहित्यकार का दायित्व होता है। तो साहित्यकार क्या करता है? साहित्यकार हमको उन समस्याओं के समाधान देता है। आप लोगों ने अगर कभी किसके उपन्यास पढ़े हैं आप लोग? किसी उपन्यासकार का नाम ऐसा बताइए जिसके उपन्यास आप लोगों ने पढ़े हो या आपको अच्छे लगते हो या बहुत प्रचलित हो आपकी दृष्टि में। मुंशी प्रेमचंद, गोदान। गोदान, अच्छा चलिए गोदान आपके कोर्स में। आप जब गोदान को पढ़ेंगे तो आप गोदान को एक बार पढ़ेंगे तो आपको उसका कथानक के बारे में मुश्किल से 5% समझ में आएगा। फिर उसके बाद जब आप उसे दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ लगभग 20% समझ में आया। क्यों? क्योंकि उसमें इतना विस्तार है, जीवन की हर समस्या, जीवन के हर पहलू से संबंधित बात उसमें की गई है। चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे बुजुर्गों की समस्या हो, चाहे ग्रामीण समस्या हो, चाहे शहरी समस्या हो, है ना, कृषक वर्ग की समस्या हो, पूंजीपति वर्ग की समस्या हो, राजनेताओं की समस्याएं, हर प्रकार के पात्र हमको उसमें देखने को मिल जाते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन की समग्रता होती है, हमारा जो परिवेश होता है, तो उस परिवेश में व्याप्त जितने भी बिंदु हैं, जितने भी आयाम हैं, वो सब हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमारा जीवन हर चीज से प्रभावित होता है ना? प्रभावित होता है मतलब जैसे आपकी कल परीक्षा है, आपकी कल परीक्षा है, आप चाहते हैं कि हमें एकांत मिले, हमारी एकाग्रता नहीं बन पा रही क्योंकि बगल वाले के घर में अखंड रामायण चल रही है, वहां माइक लगा लगा के हल्ला मचाया जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, डीजे बज रहा है, कोई बीमार है वो सो नहीं पा रहा, कोई पढ़ाई है तो पढ़ नहीं पा रहा, वो अपने घर में खुशी मना रहा है लेकिन आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, है ना? जीवन की हर चीज में हम, इसीलिए जो सबसे बड़ा धर्म कहा गया है हमारे यहाँ वो ये कि हमारे वजह से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारा हर काम दूसरे को प्रभावित करता है, तो इसी तरह से दूसरे का भी काम हमको प्रभावित करता है। तो समाज में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है, जो वांछनीय है, अवांछनीय है, सब कुछ होता है। तो जीवन की समग्रता का चित्रण उपन्यास में और कहानी में होता है। अब पहला जो कथानक है उसकी बात अपन कर रहे हैं, तो कथानक में क्या होगा? कथानक के 3 हिस्से होते हैं, एक उसका आदि, एक उसका मध्य और एक उसका अंत। तो कथानक के आदि में क्या होता है? कथानक के आदि में समस्या की तरफ संकेत किया जाता है केवल, मध्य में उसका विस्तार होता है और अंत में उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है ना? तो ये उसका कथानक का अंग है। उपन्यास का कथानक जो होगा उसमें एक मुख्य कथा होगी और अनेक सहायक कथाएं होंगी। इसी तरह से महाकाव्य में होती है, इसी तरह से नाटक में होती है। क्योंकि इसका कलेवर हमको बड़ा करना है तो मुख्य कथा के साथ सहायक कथाओं का उसमें योगदान होता है। और सहायक कथाओं का काम क्या होता है? मुख्य कथा को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब जैसे गोदान का अपन उदाहरण ले रहे हैं, मुख्य कथा किसकी है? होरी की और धनिया की, है ना? कृषक जीवन की समस्याएं, लेकिन साथ ही साथ जो उसका बेटा है उसकी शादी की समस्या, जुनिया की समस्या, जो छोटी छोटी, ये सब सहायक कथाएं हैं, है ना? जो उनका जीवन जो दूभर किए हुए हैं उन पात्रों के की जितनी भी कथाएं हैं, जो उसके अपने भाई हैं उन सब की, कोई उसके जो है वो गाय खोल लेता है, कोई उसको जहर दे देता है, कोई जमीन दबा लेता है, किसी भी तरह से जो ये छोटी छोटी जो कहानियां चलती हैं इन्हें हम कहते हैं सहायक कथाएं। ये इनका काम होता है मुख्य कथा को आगे बढ़ाना। जो मुख्य चरित्र है उसके चरित्र के गुणों पर प्रकाश डालना। तो ये जो सहायक कथाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है मुख्य कथा को आगे बढ़ाने में। फिर कथानक के बाद अगला जो तत्व है उसे हम कहते हैं कथोपकथन। कथोपकथन, कथन धन उपकथन, संवाद जिसे हम कहते हैं। संवाद बराबरी से दो लोग, जब एक बोल रहा है दूसरा उसका जवाब दे रहा है, एक व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता, संवाद के लिए दो लोग होना अनिवार्य है। तो कथन और उपकथन, तो ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कथानक को आगे बढ़ाना, इनका काम होता है उद्देश्य की तरफ कथा को ले चलना, इनका काम होता है जो प्रमुख पात्र हैं उसके चरित्र पर प्रकाश डालना। आपसे अगर पूछा जाता है कि धनिया का चरित्र चित्रण कीजिए,
आपसे पूछा जाता है होरी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें क्या होता है, चरित्र का चित्रण कैसे, किसी के बारे में जब दो पात्र आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो जो दो पात्र बात कर रहे हैं वो किसी तीसरे के चरित्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। जो दो लोग धनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो धनिया का चरित्र उजागर हो रहा है। तो ये संवाद जो होते हैं ये कथानक को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य चरित्र के ऊपर वो प्रकाश डालते हैं। तो संवाद से कहानी का उद्देश्य स्पष्ट होता है, कहानी आगे बढ़ती है। संवादों के माध्यम से जो लेखक होता है उस लेखक का जो जीवन दर्शन है वो स्पष्ट होता है। लेखक की जो मानसिकता है, आप जब कभी भी पढ़ेंगे उपन्यास को तो आप देखेंगे कि हमको उसमें जगह जगह प्रेमचंद जी दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस लेवल की बात हो रही है वो लेवल हो रही है धनिया नहीं, उनका उनका वो लेवल नहीं है ना, वो तो अशिक्षित है। वो कहते हैं कि आंख वाले को अंधा कहो तो उससे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर किसी अंधे को अंधा कह देंगे हम तो उसको जो पीड़ा होती है उसका अनुमान कौन लगा सकता है। ये ये धनिया के विचार नहीं है, ये प्रेमचंद जी के विचार है। तो उन संवादों में से हमें लेखक का जीवन दर्शन झांकता हुआ दिखाई देता है, उसका अपना ज्ञान, उसकी अपनी प्रतिभा, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी मानसिकता हमको उन संवादों में झलकती दिखाई देती है। पात्रों की सृजना भी तो लेखक ही करता है ना। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ दिखाई देती हैं, जब हम उपन्यास को इस दृष्टि से पढ़ते हैं कि इसके जो संवाद है वो कितने महत्वपूर्ण है। हमको देश विदेश की जानकारियां संवादों के माध्यम से मिल जाती हैं। तो संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, संवाद सारगर्भित होने चाहिए, संवाद पात्रों की मानसिकता को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, संवाद जो है वो कथा को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। निरर्थक संवाद हमको उसमें संयोजन उनका नहीं करना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं ऐसी होती हैं। तो संक्षिप्त संवाद जो होते हैं वो सारगर्भित होते हैं। अपन को ऐसा लगता है कि हाँ, जो मुख्य विषय वस्तु है उससे संबंधित ही संवाद बोले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान हमको रखना चाहिए जब हम लेखन के विषय में सोचें। वो आप तब सोच पाएंगे जब आप पहले अन्य साहित्यकारों को पढ़ेंगे, है ना। तो आपके पास आपकी शैली आएगी, आपके पास शब्द योजना आपकी अच्छी होगी, आपके पास आपकी सोच को कैसे अभिव्यक्ति दी जाती है ये बात आपको समझ में आएगी। फिर संवाद के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से लेखक अपनी बात समाज तक पहुंचाता है। तो जो पात्र हैं, जैसे अभी अपन बोलते हैं, पात्र शास्त्रीय दृष्टि से 3 प्रकार के पात्र होते हैं, है ना। शास्त्रीय दृष्टि से माने जैसे हमने बताया हर चीज का निर्धारण हमारे शास्त्रों में किया गया है। जो हमारे काव्य शास्त्री हैं, जो हमारे काव्य शास्त्रों का जिन्होंने रचना की है, तो वो कहते हैं कि 3 प्रकार के पात्र होते हैं। एक होते हैं मुख्य पात्र जिसे हम नायक और नायिका कहते हैं। दूसरे होते हैं सहायक पात्र जो मुख्य पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। तो मुख्य पात्र उन्हें हम गौण पात्र कहते हैं। मुख्य पात्र, गौण पात्र और तीसरे होते हैं सूच्य पात्र। सूच्य जिनकी केवल सूचना दी जाती है, जिनकी कोई भूमिका नहीं होती कथानक में। तो मुख्य पात्र कौन हो गए? होरी और धनिया, ठीक है। गौण पात्र कौन हो गए? माता दीन, दाता दीन, जो जो भी हैं उसमें ऐसे जो गांव के जितने भी अन्य पात्र हैं, होरी के भाई वगैरह हैं, उनकी पत्नियां हैं, ये सब। फिर जो गौण पात्र हैं, गौण पात्र कैसे होते हैं? जैसे हम कहीं ऐसा चित्रण किया गया है कि वहां हजारों लोगों की भीड़, अब हजारों लोग वहां पे उपस्थित तो नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सूचना दे दी गई कि वहां पे हजारों लोग उपस्थित थे। तो वो हजारों पात्र कहानी के पात्र बन गए ना, उपन्यास के पात्र बन गए ना। या वहां गए तो वहां पर देखा कि 10 लोग भीड़ लगाए खड़े हैं, तो 10 लोग, अब 10 लोगों का क्या है, केवल ये बताना है कि वहां पे कुछ ऐसा हो गया है जो सब। तो केवल सूचना जिन पात्रों की दी जाती है उनका कथानक के विकास में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। ऐसे पात्र गौण पात्र कहलाते, सॉरी सूच्य पात्र कहलाते हैं। तो मुख्य पात्र, गौण पात्र और सूच्य पात्र, ये 3 प्रकार के पात्र होते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण मैंने
उनके चरित्र का चित्रण किस शैली में चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया है, भावात्मक शैली में किया गया है, विश्लेषणात्मक शैली में किया गया है, वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, तो उसमें लेखक स्वयं पात्र है। तो ये जो चरित्र के चित्रण की जो शैलियां होती हैं वो किस प्रकार से उसमें, जैसे आप जैनेन्द्र के पात्रों को जब देखेंगे, उपाध्याय उनकी एक कहानी है, छोटा सा बच्चा है, उसकी बुआ की पायल खो जाती है, तो क्या करते हैं सारे के सारे लोग उसको, तुमने चुराई है, वो कहता है नहीं मैंने नहीं चुराई। अब ये बाल मनोविज्ञान का इससे अच्छा उदाहरण आपको और कहीं मिल नहीं सकता कि बच्चा झूठ बोलना क्यों शुरू करता है। उसमें हमारे अपनी कितनी बड़ी भूमिका होती है कि हम अपने बच्चे को झूठ बोलने की तरफ ले जा रहे हैं, हम उसे जबरदस्ती मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दंड दे रहे हैं, कमरे में बंद कर दिया, खाना नहीं दे रहे हैं कि नहीं तू नहीं चुराई है, तू झूठ बोल रहा है। अब जब उसने कहा कि जब मैं सिद्ध हो ही गया हूं कि झूठ बोल रहा हूं, तो फिर वो झूठ बोलना शुरू करता है, कहता है कि हाँ मैंने चुराई थी। क्या किया उसका, उसको बेच के पतंग खरीद ली। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मार से बचने के लिए वो झूठ बोलने लगा। बोल बता क्या किया उस पैसे का, बता क्या किया, और दो चांटे पड़े, बता क्या किया। तो बच्चा बेचारा क्या करे पिटने से बचने के लिए। तो ये मनोवैज्ञानिक शैली में जब चित्रण किया जाता है तो ये अलग अलग तरीकों से ये चरित्र चित्रण की शैली जैनेन्द्र जी ने जो बाल मनोविज्ञान का किया। अंत में क्या होता है, अंत में जब 2 दिन बेचारा भूखा कोठरी में बंद रहता है, अगले दिन उनकी बुआ के यहाँ से संदेश आ जाता है कि पायल पायल मिल गई है, वो उनके उनके पर्स में मिल गई। अब ये क्या हुआ, वो बच्चा, उसका जो मनोविज्ञान दिखाया गया है कि बच्चा दंड से बचने के लिए क्या क्या करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक शैली में पात्रों के चरित्र चित्रण है। तो चरित्र की जो व्यंजना है वो किस तरह से की जा रही है, तो ये बहुत सारे उसकी शैलियां होती हैं। तो ये पात्र और चरित्र चित्रण हो गया। फिर उसके बाद जो अगली है, अगला जो तत्व है वो कहलाता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, किसी भी कहानी में ये देश काल और वातावरण जो होता है ये उसको स्वाभाविक बनाता है। कहानी को स्वाभाविक बनाने के लिए इन तीनों तत्वों का होना। वो देश क्या होता है, देश माने वो स्थान जहां पर घटना घट रही है। काल माने किस समय, सुबह घट रही है, शाम को घट रही है, 1857 में घट रही है, 13वीं सदी में घट रही है, उसके समय का जहां पर हमको पता लगता है कि किस प्रकार की आपकी कहानी है। तो वो ऐतिहासिक है तो काल कौन सा होगा। ऐसा तो नहीं कि हम कहानी लिख रहे हैं मध्यकाल की और उसमें हम जो घटनाएं घटवा रहे हैं वो हम आधुनिक उसके परिवेश में घटवा रहे हैं। तो वातावरण कैसा हो उसका, देश कैसा हो, जैसे स्थान पर घटना घट रही है हमें उसी प्रकार के वातावरण का चाहिए। भौगोलिक और पात्रों की मानसिकता से निर्मित 2 तरह के वातावरण होते हैं। देश समझ में आया, स्थान काल माने समय जिस समय की घटना है, और वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक होता है भौगोलिक वातावरण और एक होता है पात्रों की मानसिकता से निर्मित वातावरण। तो भौगोलिक वातावरण क्या है, अगर हम कहानी कह रहे हैं आसाम की और उसमें जो हम वातावरण कर रहे हैं वहां पे हम दिखा रहे हैं कि वहां पे रेत में ऊंट चल रहे हैं, जहां रेत होती है वहीं तो ऊंट चलेंगे ना। तो देश काल और वातावरण का सफल समायोजन कथा में स्वाभाविकता लाता है। तो स्वाभाविकता लाने के लिए हमको इन तीनों का सही समायोजन करना। भौगोलिक वातावरण, यहाँ पे ये हो रहा है, धूप निकल रही है, हवा चल रही है, बाहर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब वातावरण का चित्रण है। कोई पात्र है तो उसका कमरा कैसा है, तो जैसी उसकी मानसिकता होगी वैसा उसके कमरे का होगा। जो अंदर से अव्यवस्थित होगा तो उसकी कॉपी किताबें इधर उधर बिखरी बिखरी पड़ी हैं, कपड़ा ऐसा पड़ा है, ये वो सब उस तरह का चित्रण किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नायक है जो जो दिमाग से व्यवस्थित है, उसकी करीने से किताबें लगी हुई हैं, उसका कपड़े करीने से रखे हुए हैं, इस तरह का चित्रण किया जाएगा, है ना। उसकी सोच कैसी है, उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, कहीं दीवार पे एक तरफ विवेकानंद का फोटो लगा है या, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ किस प्रकार की प्रवृत्ति का ये। तो स्वाभाविकता कब आएगी, जब हम उसकी सोच को उसके वातावरण के साथ सन्निध करेंगे। तो ये सन्निध करना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये लेखक की कुशलता है कि वो देश काल और वातावरण के सफल समायोजन से किस तरह से कथा में स्वाभाविकता लाता है। पात्रों की मानसिकता से कैसे निर्मित होता है वातावरण, जैसे मान लीजिए नायक है, वो अगर प्रसन्न है, खुश है, नायिका है प्रसन्न है खुश है, तो उसको ऐसा लगेगा कि
बारिश हो रही है तो मेरी खुशी में शामिल है प्रकृति, इसलिए वर्षा कर रही है। और अगर वो दुखी है तो उसे लगेगा मैं दुखी हूं तो प्रकृति भी मेरे साथ आंसू गिरा रही है। वो उसकी कणें हैं तो उसको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति मेरे संग रो रही है। प्रसन्न है तो उसको ऐसा लगेगा कि कितनी प्रफुल्ल है। तो ये तिनके हिल हिल के जो है वो मेरी खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो जैसा हमारी अंदर की सोच होती है वैसा ही हमको बाहर का जगत दिखाई देता है। तो अंतर जगत का बाह्य जगत के साथ समन्वय, ये लेखक की बहुत बड़ी कुशलता होती है। तो अगला तत्व जो होता है देश काल और वातावरण होता है। फिर उसके बाद जो पांचवा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं भाषा शैली। भाषा शैली क्या होती है? वो कथानक में लेखक के विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का काम करती है। लेखक का जो जीवन दर्शन है, लेखक की जो सोच है, उसकी जो मानसिकता है, वो उसकी भाषा में ही स्पष्ट होती है। भाषा और साथ साथ शैली, कैसा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, कि वर्णनात्मक शैली में लिखा गया है, कि मूल्यांकन परक शैली में लिखा गया है। तो ये लिखने का जो तरीका है, रीति है, वो शैली कहलाती है। और भाषा, भाषा शब्द योजना होती है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? पात्रानुकूल होनी चाहिए। जिस परिवेश के पात्र हैं वैसी ही भाषा बुलवाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रामीण अंचल की जो कथा है हम होरी से अंग्रेजी के शब्द बुलवाने लगे, तो अस्वाभाविकता आ जाएगी। कथा में स्वाभाविकता लाने के लिए क्या होता है कि भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए भाषा? जो शैली का माध्यम जो होता है उससे कहानी एक सुंदर आकार लेती है। तो सुंदर आकार लेने के लिए हमें सुंदर शब्द योजना की आवश्यकता होती है। सुंदर शब्द योजना कैसी होती है? जिस अंचल की भाषा है उस अंचल के शब्दों का समावेश उसमें होना चाहिए। जिस क्षेत्र की भाषा है तो हमको उसी तरह के शब्दों का उसमें चयन करना चाहिए और भाषा ऐसी बनानी चाहिए जो ऐसा लगे कि हम कोई कहानी नहीं पढ़ रहे बल्कि उसी गांव में, उसी क्षेत्र में हम जी रहे हैं। जो 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 चित्रण किया जा रहा है, शैली कैसी होनी चाहिए? शैली चित्रात्मक होनी चाहिए। जैसे हम अगर अगर हम पूस की रात कहानी पढ़ते हैं, अगर हम बूढ़ी कहानी पढ़ते हैं, अगर हम पुरस्कार पढ़ते हैं, कोई सी भी कहानी आप ले लीजिए, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पढ़ नहीं रहे बल्कि एक चित्र देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। हमको जो घटना घट रही है वो हमको अपने पेजेस पे दिखाई देने लगती है। हम उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, है ना? तो हिस्सा कैसे बन जाते हैं? हम उसका अंग बन जाते हैं। वो उस पात्र अगर सुखी है तो हम उसके साथ हंसते हैं, पात्र अगर दुखी है तो हम उसके साथ, हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये हम कहानी का अंग बन जाते हैं। ये काहे का चमत्कार है? ये चित्रण की जो शैली है उसका चमत्कार है कि इस तरह से स्वाभाविक रूप से, इस तरह से जो उसका शब्द संयोजन है वो इतना सजीव होना चाहिए, वो इतना स्वाभाविक होना चाहिए, शैली इतनी चित्रात्मक और रोचक होनी चाहिए। तो रोचकता अगर कथानक में नहीं होगी तो हमारी कहानी को, उपन्यास को कोई नहीं पढ़ेगा। तो जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने वाली, उस उद्देश्य की तरफ कथा को ले जाने वाली भाषा ही तो कथा को आगे बढ़ाती है। तो भाषा की ये सारी विशेषता होती है, इनका हमको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर उसका जो छठा तत्व होता है, छठा तत्व है, उसको हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? कहानी का या उपन्यास का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से कहानी लिखी जा रही है, वो कैसा होना चाहिए? वो समाज में आदर्शों की और मर्यादाओं की स्थापना करने वाला होना चाहिए। तब हमारी कहानी जो है वो आदर्श कहानी बनेगी। आदर्श यथार्थ भी बुरा नहीं होता, सारे यथार्थ बुरा नहीं होता। यथार्थ चित्रण तो स्वाभाविकता लाता है, लेकिन साहित्य की एक मर्यादा होती है। उन मर्यादाओं का उल्लंघन अगर यथार्थ करता है तो हमें उससे हमेशा बचना चाहिए। साहित्यिक गरिमा जो है वो भाषा में जरूर बनी रहना चाहिए। तो जो उद्देश्यपूर्ण कहानियां होती हैं वो समाज के लिए अमूल्य धरोहर होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस समस्या का समाधान उस पात्र को मिला वही समस्या हमारी और आपकी भी हो सकती है। उस कहानी को पढ़कर हमारे जीवन का एक बड़ा हमको ऐसा सूत्र मिल सकता है
जिससे हम जीवन अपना आसान बना सकते हैं। तो जिस उलझन में हम उलझे हुए हैं, तो वो उस पात्र की अकेले की उलझन नहीं है। जो पात्र होता है वो लेखक उसी समाज में से तो उठाता है जिसमें जो व्याप्त हैं समस्याएं, जिसमें व्याप्त हैं वो सारी विद्रूपताएं, तो उनको केवल चित्रित करना ही नहीं, उनके समाधान देना भी कहानी का उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्यपूर्ण कहानियां, उद्देश्यपूर्ण उपन्यास, उद्देश्यपूर्ण नाटक, ये सब क्या है? अगर कोई ऐतिहासिक नाटक भी है तो उस समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छवि, उस समय का पराक्रम, उस समय का पौरुष, उस समय का कहना चाहिए जो समाज की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर रहे हैं, उन महापुरुषों की जीवन गाथाओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना ऐतिहासिक कहानियों का उद्देश्य होता है। हमारी सांस्कृतिक गौरव को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना, ये उपन्यास और कहानियों का या साहित्य की किसी भी विधा का परम उद्देश्य होता है। तो इन पावन उद्देश्यों को लेकर जब कोई भी चीज लिखी जाती है तो वो जो अपन संक्षेप में कह सकते हैं वो क्या कि उपन्यास जो है वो साहित्य की ही नहीं, हमारे पूरे जीवन की व्याख्या करता है। इसके माध्यम से जीवन की अनेक बारीकियों को बहुत पास से देखा जाता है। कहानी की भांति उपन्यास में भी क्या होता है? कथानक, कथोपकथन, भाषा शैली, पात्र और चरित्र चित्रण, ये सारे जो 6 तत्व अपन ने बताए, उद्देश्य। तो ये सब अंतर क्या होता है उपन्यास और कहानी में? जब तत्व दोनों के बराबर हैं तो उपन्यास और कहानी में अंतर क्या होगा? अंतर अगर अपन देखें तो जैसे मान लीजिए कि जो नायक है कथा, जैसे अपन महाकाव्यों की भी बात करते हैं, जैसे अपन खंड काव्यों की बात करते हैं, तो जो नायक है उसका जीवन आदि से लेके अंत तक का मतलब मृत्यु जरूरी नहीं है, जीवन का लक्ष्य जब तक वो पूर्ण करता है तब तक का, ये जो उसका लक्ष्य है ये वो पूर्ण करता है। कहानी में क्या है? कहानी में उसके जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है, उसमें समग्रता नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि उसमें समग्रता है नहीं उसके जीवन में, लेकिन हम उसके जीवन की किसी एक घटना, जैसे कृषक जीवन का महाकाव्य है गोदान, सारी प्रकार की परेशानियां उसमें चित्रित हैं, लेकिन केवल एक समस्या हमको पूस की रात में दिखाई दे जाती है ना? पूस की रात कहानी आप पढ़ लीजिए, कृषक जीवन की एक छोटी सी समस्या के बारे में उसमें बात की गई है कि कैसे जो है वो किसान मजदूर होने पर विवश हो जाता है, किस तरह से कतर व्योत करके उसने 3 रुपए इकट्ठे किए थे कि वो इस बार जो है वो एक कंबल जरूर खरीदेगा, लेकिन सहना आता है और किस तरह से वो 3 रुपए ले जाता है उससे। ये अभाव, ये विवशता, ये दयनीय स्थिति, इसका चित्रण केवल एक कहानी में। तो जैसे आप एक कमरे में जाएं और उसमें अगर आप ट्यूबलाइट जला दें तो आपको उस कमरे की रखी हुई हर चीज दिखाई देगी। कहाँ लैंप रखा है, कहाँ पलंग है, कहाँ अलमारी है, कहाँ जग रखा है, कहाँ पे क्या मैंने आपकी पुस्तकें रखी हैं, पूरी चीजें आपको उसमें दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम ट्यूब ना जलाएं, केवल टॉर्च जलाएं, तो उस टॉर्च की रोशनी जिस चीज पे पड़ेगी हमें केवल वही चीज दिखाई देगी। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की चीजें कमरे में है नहीं। वही अंतर उपन्यास और कहानी में होता है। उपन्यास में हम जीवन को विशालता के साथ, विस्तार के साथ, समग्रता के साथ चित्रण करते हैं, और कहानी में हम उसके जीवन की किसी एक घटना मात्र का चित्रण करते हैं। तो जैसे एक फूलों का बड़ा बगीचा है, उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ फूल चुन के एक छोटा सा गुलदस्ता बना लें, ऐसे कहानी होती है। तो कहानी और उपन्यास में अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए तत्व दोनों के समान हैं, क्योंकि कथा आपको पता होना चाहिए शताब्दियों से, सदियों से समाज को संदेश देने का माध्यम है। समाज में जो भी संदेश हमें प्रसारित करना है वो कथाओं के माध्यम से जितनी आसानी से होता है उतना किसी अन्य से नहीं हो सकता। तो कहानियों में रोचकता के कारण, कहानियों में स्वाभाविकता के गुण के कारण, कहानियों में अपने में बांध लेने की क्षमता के कारण कहानियां इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं कि छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े किसी भी उम्र तक का व्यक्ति कहानियां पढ़ने में रुचि लेता है, और उस कहानी के माध्यम से एक अच्छा लेखक होता है, जो एक अच्छा कथाकार होता है, वो समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं के हल उसमें दे देता है ना?
तो क्या क्या हम सीख सकते हैं एक छोटी सी कहानी से, ये हमको हमारी अपनी जो ग्रास्पिंग पावर है उससे हम जो है वो कर सकते हैं कि हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी। अब तो लघु कथाओं का समय आ गया है। लघु कथाएं छोटी सी इतनी सी कहानी होती है, एक छोटी सी घटना चित्रित की गई है और उससे हम क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। तो एक जैसे गागर में सागर भर देते हैं, उस तरह से छोटी छोटी कथाएं होती हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख के अपने जीवन को सार्थकता दे सकते हैं। तो ये कहानी के जो तत्व हैं, नाटक के तत्व भी यही 6 होते हैं। इसके अलावा उसमें 3 तत्व और होते हैं जो उसको नाटक बना देते हैं। जैसे अभिनेता, अभिनेता इसमें अभिनय कैसे करना है, उसमें रंग निर्देश देता है नाटककार। उसने हाथ हिलाते हुए ऐसा कहा, जो संवाद है, डायलॉग डिलीवरी जो होती है, उस डायलॉग कैसे बोलना है, एक्टिंग कैसे करना है, इसके निर्देश भी साथ में दिए जाते हैं। कब दृश्य परिवर्तन होना है, कब जो है पर्दा गिरना है, कब जो है वो सेट चेंज होना है, इन सब के निर्देश नाटककार को कहानी लेखन के समय देने पड़ते हैं, तो वो कहानी नाटक बनती है। जैसे हमने कहा जो 2 लोगों की बात, उसने क्रोध में आकर ऐसा कहा, है ना? उसने शर्मा कर ऐसा कहा, उसने क्या मतलब उस डायलॉग को बोलते समय अभिनेता को क्या करना है? उसे क्रोध करना है कि उसे प्रेम करना है, कि उसे वितृष्णा दिखानी है, कि उसे क्या करना है? इसका निर्देश जो है वो उसको हम कहते हैं रंग निर्देश। तो अभिनेता और रंग निर्देश, ये दोनों चीजें फिर लाइट और साउंड का उसमें इफेक्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से रंगमंच मतलब मंचीयता लाने के लिए, मंचीयता, मंचीयता माने मंच पर खेलने के योग्य बनाने के लिए जितनी भी अतिरिक्त बातों की जरूरत है, वो सब हमको कहानी में जोड़नी पड़ती है, तब हमारी कहानी नाटक बन जाती है ना? नाटक में क्या विशेषता होती है कहानी के अलावा? सिर्फ ये कि उसमें अभिनेता का गुण, उसमें लेखक को साथ में जोड़ना पड़ता है। तो ये जो नाटकीयता है, वो किसी भी कहानी को नाटक बनाने में जो प्रमुख तत्व है वो ये कि रंग निर्देश, लाइट और साउंड का इफेक्ट, दृश्य संयोजन, वातावरण का जो चित्रण है वो सब उसमें किस तरह से किया जाना चाहिए। जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे कहानी में कि अगर जो हमारा नाटक का जो हमारा जो नायक है, मान लीजिए भगत सिंह का नाटक चल रहा है, तो भगत सिंह के नाटक में जब भगत सिंह का हम कमरा दिखाएंगे तो उसमें हम सलमान खान के, शाहरुख खान के फोटो नहीं दिखाएंगे, है ना? जिस तरह की उनकी थी तो हम उसमें दिखाएंगे कि भारत माता का चित्र एक तरफ लगा है। तो जो भी उस नाटक को मंच पर खेलेगा वो वैसा अपना दृश्य संयोजित कर लेगा, वो वैसी योजना अपने कमरे की या उसकी बनाएगा, जिस तरह के भावों का की अभिव्यक्ति होनी है उस तरह के भावों से संवलित होकर जब देश काल और वातावरण को संयोजित किया जाता है, जब पात्रों को उसी तरह की वेशभूषा, पात्रों की जो अंग संचालन है, जो पात्रों की का कहना चाहिए बाहरी बनावट है, सही जो उसकी क्या कहना चाहिए, जो उसकी कायिक चेष्टाएं होती हैं, वो कायिक चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए, इन सब का निर्देश भी नाटककार अपनी कहानी में देता है। तो साथ ही साथ उसकी वेशभूषा, साथ ही साथ उसके हाव भाव, उसका अंग संचालन, उन सब चीजों का जो एक प्रभाव जनता पर पड़ना चाहिए, वो भाषा जैसी है वैसी पात्रानुकूल होनी ही चाहिए। तो 6 तत्वों का संयोजन, उसके अलावा अभिनेता, रंगमंचीयता, अंग संचालन के निर्देश और वेशभूषा का ध्यान, ये सारी चीजें जो है वो नाटक के लिए अतिरिक्त होती है। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। और गद्य की अन्य विधाओं का परिचय अपन निबंध के तत्व, निबंध के प्रकार, निबंध की जो प्रमुख तत्व हैं, ये सारी चीजें, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, रिपोर्टाज और संस्मरण क्या है, इन सब के बारे में अपन अगले एपिसोड में बात कर लेंगे। इसके अलावा अगर भाषा पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो अभी 3 तारीख के एग्जाम के पहले, तो भाषा विज्ञान से संबंधित अगली क्लास अपन कर सकते हैं। आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह की कठिनाई आ रही है, जो भी आपकी समस्या हो वो आप लोग भेजना ग्रुप में, तो अपन अगली क्लास उस पर ले लें।